नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसे भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आज 10 टॉपिक्स है टोटल और सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो आप लोगों को पता होगा चैत्र माह के बारे में, है ना। तो यहां से जो है हिंदू मतलब भारतीय जो नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है, तो हम देखेंगे इसके बारे में। या आर्ट एंड कल्चर में आप इसको रख सकते हैं, जीएस पेपर 1 का कंटेक्चुअल पार्ट ये आपका। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर आर्टिकल है ये एक्सरसाइज वरुण 2022 के बारे में है। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है जो आपकी द्विपक्षीय है ना, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे हम लोग। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप इसको। तीसरा जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो नेशनलिस्ट हैं ये आपके, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो लंदन में इन्होंने जो है स्थापना भी की थी, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, आगे तो आ ही जाएगा वैसे भी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया। इसके बाद जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। इसके बाद अप्सपा की चर्चा की गई है कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि अब अप्सपा का जो क्षेत्र था उसके विस्तार में कमी की गई है, मतलब धीरे धीरे इसको फेज मैनर में कम किया जा रहा है, क्योंकि बार बार इस तरीके के आर्गुमेंट आते हैं, इस तरीके के जो है तर्क दिए जाते हैं कि इसके द्वारा मानवाधिकारों का हनन होता है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 का पार्ट है ये। इसके बाद इंडिया और नेपाल की जो रिलेशनशिप है बायलैटरल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर का पार्ट है ये आपका, क्योंकि अभी जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री उनकी जो पहली यात्रा थी वो भारत के संदर्भ में की गई, भारत में की गई। तो जब भी कोई राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है उसके बाद जो उसकी पहली विदेश यात्रा है वो ये बताता है कि उसकी विदेश नीति में उस देश की क्या प्राथमिकता है, क्या उसको वरीयता दिया जा रहा है, तो ये बताया जाता है कि उसके लिए उस देश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में आर्टिकल आया है कि इस बार हमने जो है एक्सपोर्ट में भारत के जो निर्यात की गई जो भी कमोडिटी है, तो टोटल में देखा जाए ओवरऑल तो हमने बहुत बड़ी वृद्धि यहां पर हासिल की है। तो इसके बारे में कुछ डेटा देखेंगे क्यों जो है इस तरीके का ग्रोथ देखा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बहुत सारे रीजन है, अभी जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पर, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये आपका। राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है, बिल्कुल कंटेक्चुअल आपका पार्ट है, बिल्कुल बेसिक का ये आपका पार्ट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसको देखेंगे, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी की बात करेंगे, क्योंकि लगातार अब फ्यूल के जो आपके प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि रशिया बहुत बड़ा जो है सप्लायर है उसका, और वो क्राइसिस जो है वो चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो उसके कारण फ्यूल की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। दूसरी बात ये है कि जब डिमांड, जैसे कोविड के कारण इकोनॉमिक क्रंच आया, तो जब कोविड के कारण इकोनॉमिक क्रंच आया तो कहीं ना कहीं रिवाइव भी करेगी, कहीं ना कहीं वापस से सशक्तिकरण होगा, कहीं ना कहीं वापस से अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, सुधरेगी, उसमें रिकवरी देखी जाएगी। तो जब रिकवरी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फ्यूल की प्राइसिंग बढ़ेगी। तो देखेंगे किस तरीके से प्राइसिंग किया जाता है हमारे यहाँ, किस तरीके से डीरेगुलेट किया गया प्राइस को, कब कब कैसे कैसे किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 3rd पेपर का पार्ट है। इसके बाद जो आपका नरसिंह पेट्टी नाग स्वरम है, तो इसको जीआई टैग मिला है अभी, म्यूजिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसके अंतर्गत। तो देखेंगे हम साउथ में किस तरीके से, किस जगह से रिलेटेड है, जीआई टैग होता क्या है ना, किस तरीके से ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है क्या, किस तरीके से यहाँ पर जो है उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है जहां पर किसी उत्पाद को बनाया या
विनिर्मित किया जाता है या जहां पर कोई उत्पाद जो है स्पेशली स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है और थर्ड में भी ये आपका ओवरलैप है। इसके बाद नॉवेल जो आपके नैनो पार्टिकल्स की बात की गई, तो इसको आईआईटी ने बनाया है, अभी हमारे यहाँ जो आईआईटी संस्थान है उसके अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है। तो ये खड़गपुर से बनाया गया है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, तो उससे बचाव के लिए इसको बनाया गया है। तो जैसे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते थे हम लोग, तो उसके स्थान पर इसका करेंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल है और इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है हेल्थ वगैरह में भी। तो इसको देखेंगे हम, जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये आपका, और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आ जाएगा और एग्रीकल्चर में भी आ जाएगा। तो इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने जो चैत्र शुक्ल, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बोलते हैं इसको, तो चैत्र माह का आरंभ हुआ। तो कई सारे जो है रीजनल बेसिस पे हम त्योहारों का सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसमें जैसे चैत्र शुक्लादि है, उगादि है, गुड़ी पड़वा है, चेती चंद है, नवरेह है ना, सजीबू जो आपका चेरू मतलब देखिएगा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे साजीबू चीरी ओबा बोला जाता है इसको, है ना, चीरी ओबा बोला जाता है। तो ये सब जो है कई जो है क्षेत्रीय त्योहार कई जगह भारत में मनाए जाते हैं, तो उन संदर्भ में इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। अब वसंत ऋतु के ये त्योहार है, भारत में जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है, उनको उनका सिंबल इनको माना जाता है, उनका प्रतीक माना जाता है। अब चैत्र शुक्लादि क्या होता है, तो जैसे ही विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत का ये प्रतीक है और इसको वैदिक कैलेंडर भी कहा जाता है, नॉर्मल चीज है। अब ये आपको पता चल रहा होगा विक्रम संवत, तो ये कहीं ना कहीं विक्रमादित्य से संदर्भित है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये विक्रम संवत का वो दिन है जिस पर ये बेस्ड है कि जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, है ना, उज्जैन पर जब आक्रमण हुआ था, और उसी संदर्भ में इन्होंने जो है एक नए युग का आह्वान किया कि अब से जो है शक संवत जो है स्टार्ट हो गया। इन्हीं की देखरेख में अगर देखा जाए तो जो उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने चंद्र और सौर दोनों कैलेंडर को मिलाकर एक नई प्रणाली पर आधारित नया कैलेंडर जो है बनाया, जिसका चलन आज भी भारत के नदन साइड में किया जाता है, उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है चैत्र को। इसमें चंद्रमा का जो वैक्सिंग चरण है, जिसमें चंद्रमा का जो दृश्य पक्ष है हर रात जो है बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसी के संदर्भ में ये उसका पहला दिन है। इसके बाद गुड़ी पड़वा और उगाड़ी की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है डेक्कन रीजन में, ठीक है ना, डेक्कन का जो आपका क्षेत्र है उस रीजन में, जैसे कर्नाटका है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, इस क्षेत्र में। यहां पर जो है जब ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है तो फेस्टिवल के दौरान जो है व्यंजन भी बनाए जाते हैं, फेस्टिव फूड्स भी, तो उनको मिक्स करके बनाया जाता है, स्वीट और बिटर को। तो इसमें सिंबॉलिज्म है, देखिए जो आपका मीठा है वो ये उसका प्रतीक है कि जीवन में जो है सुख भी होता है, और बिटर मतलब कड़वा मतलब जीवन में दुख भी होता है। तो जो हैप्पीनेस और सॉरो का जो आपका एक सिंबॉलिज्म है वो इसके द्वारा जो है वहां पर दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है जब इसको परोसा जाता है इस व्यंजन को, जैसे गुड़ को मीठे के रूप में, नीम को कड़वे के रूप में, तो इसे दक्षिण में जो है बेवू वेला भी बोला जाता है। उगाड़ी जो है इसके दौरान जो है उगादी के लिए घरों का जो आपका एंट्रेंस होता है उसमें आम के पत्तों से उसको सजाया जाता है, जिसे कन्नड़ में तोरण या तोरणालू भी कहा जाता है। चेती चंद जो है सिंधियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। चैत मास को सिंधी भाषा में चेत बोलते हैं, और इस दिन को जो आपको किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो झूलेलाल जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके बाद नवरेह की बात करें तो यह भी सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर में, और इसको लूनर न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आपका चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट डे में मनाया जाता है ना, उसी दिन ये पड़ता है आपका। इसके दौरान जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो एक बाउल लेते हैं, ठीक है, और उस बाउल में जो है राइस को जो है वहां पर देखते हैं, ठीक है ना, वो राइस को देखते हैं, जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। अब जो आपका सजीबू जो लिखा हुआ है, साजीबू या सजीबू जो आप पढ़ेंगे, चिरुबा जो है आपका, ये जो है आपका मणिपुर में एक जातीय समूह है जिसको मैतेईस बोला जाता है, उनका ये अनुष्ठानिक एक त्योहार है, और इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट डे के दिन मणिपुर में, जो लूनर मंथ जब से स्टार्ट होता है, जिसको सजीबू बोला जाता है, और ये भी आपका अप्रैल मंथ में एवरी ईयर जो है मनाया जाता है। पहले दिन जो है अप्रैल के इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन जो है ज्वाइंट फैमिली फीस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें ट्रेडिशनल क्यूजिन्स को रखा जाता है, ठीक है ना, और उनको जो है लोकल डाइटिस के लिए भी रखा जाता है एंट्रेंस गेट में प्रत्येक घर के, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये एक्सरसाइज वरुण 2022 है। तो सीधी बात है, किन देशों के बीच में है, तो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस साल ये अरब सागर में जो है 20वां एडिशन जो है आयोजित किया गया। अब इसके दौरान जो है दोनों देशों की जो आपकी नौसेनाएं हैं वो अभ्यास कर रही हैं। 2001 से इस अभ्यास को वरुण की कहा गया, जबकि ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो ये वार्षिक
एनुअली जो है आपका आयोजित किया जाता है द्विपक्षीय आपकी वार्षिक नौसेना अभ्यास है। इसके दौरान जैसे समुद्री थिएटर में किस तरीके का आपका समुद्र के क्षेत्र में किस तरीके से हम अपने ऑपरेशंस को जो है इफेक्टिवली वहां पर संचालित कर सके और किस तरीके से एकीकृत बल के रूप में एक दूसरे का सहयोग और समन्वय कर सके और उसके द्वारा इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दे सके, उसके लिए ये अपनी प्रतिबद्धता को वहां पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके दौरान कई सारी जो है प्रैक्टिसेस जैसे वॉरफेयर टैक्टिक्स को सीखते हैं, गनरी शूट्स को, सीमैनशिप इवोल्यूशन, टैक्टिकल जो आपका मैन्यूवर्स है ना, एक्सटेंसिव जो एयर ऑपरेशंस है, ये सब जो है इसमें आयोजित किया जाता है ना, सारी प्रैक्टिसेस को वहां पर मूर्त रूप दिया जाता है। और भी जो आपकी अन्य जो आपके अभ्यास है ना, भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्याभ्यास है, आपके सैन्याभ्यास है, तो डेजर्ट नाइट 21 और गरुण है आपका वायु अभ्यास, शक्ति जो है आपका आर्मी का किया जाने वाला प्रैक्टिस है, मतलब जो आपका सेना अभ्यास है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है उनकी पुण्यतिथि पर उनको ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है, इसीलिए ये आर्टिकल आपका यहाँ पर रखा गया है। तो इनके बारे में नॉर्मल सी जो है जानकारी देख लेते हैं हम लोग कि 1857 से 1930 तक का जो है इनका जीवन काल है। इनका जन्म जो हुआ 4 अक्टूबर 1857 को हुआ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका गुजरात का, वहां पर एक टाउन है आपका मांडवी, वहां पर हुआ था। ठीक है, अब ये आपके रिवॉल्यूशनरी फाइटर थे, एक आपके देशभक्त वकील थे, पत्रकार थे, और ये प्रेरित किससे थे? तो तिलक जी से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से और हर्बर्ट जो आपके स्पेंसर थे। ये बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी थे। कई सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, भारतीय भाषाओं का और संस्कृत का भी। इन्होंने भारत में कई जो भारतीय रियासत थी उनके दीवान के रूप में भी कार्य किया है। 1904 में इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था, जैसे कि वीर सावरकर हो गए, मैडम भीकाजी कामा हो गया, मैडम भीकाजी कामा हो गए जिन्होंने पेरिस के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था, लाला हरदयाल हो गए आपके, है ना, मदन लाल ढींगरा हो गए, तो गदर सोसाइटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, तो ये जो है उनके लिए क्या बन गया, उन क्रांतिकारियों के लिए एक केंद्र बन गया था। इसके बाद भारतीय समाजशास्त्री मतलब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया था, जो क्रांतिकारी विचारों का वाहन भी बन गया था। ठीक है, इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 में इनके द्वारा किया गया, और जिसके द्वारा इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना भी की। ये जो है आप देखेंगे कि 1890 में जो आपका तिलक जी ने एक बिल लाया था, एज ऑफ कंसेंट बिल, तो वो जो कंट्रोवर्सी थी उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था तिलक जी को। इसके बाद इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का जो आपका नरमपंथी दौर था, तो उनके द्वारा प्रार्थना किया जाता था, है ना, सहयोग की नीति जो वो अपनाते थे कि भैया जो इंडिया में जो है वो बोलते थे कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपका दादा भाई नौरोजी जी का। तो इन्होंने बोला कि याचिका से, है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके डोमेन है, जो डायमेंशन है, उसके द्वारा आप आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी बोला था कि कांग्रेस की इस टाइप की जो आपकी मांगे थी उनको इन्होंने शर्मनाक माना, अशोभनीय माना। तो है ना, ठीक है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी फेज के थे, है ना, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं ये आपके। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए गर्मपंथी मान सकते हैं आप इनको। तो 1897 में जब पूना में प्लेग संकट हुआ, तो उसके द्वारा जब औपनिवेशिक सरकार ने बहुत ही कठोर और निंदनीय उपाय अपनाए, तो उनके विरोध में आके चापेकर बंधुओं द्वारा जो है प्लेग आयुक्त की हत्या किया गया, तो उन्होंने उसका भी समर्थन किया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इनका पैतृक शहर है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का, तो वहां पर एक स्मारक क्रांति तीर्थ को भी समर्पित किया है मांडवी में। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसका अंत हुआ जब 1914 से 18 रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद से ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चले गए और वहां पर अपना शेष जीवन उन्होंने बिताया, और 30 मार्च 1930 को इनका निधन हो गया, और 2003 में इनकी जो अस्थियां हैं वो जिनेवा से वापस लाई गई थी। इसके बाद अप्सपा के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर। तो अप्सपा का जो रेजिम है उसको रिड्यूस किया गया है, हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है ये आपका। तो अप्सपा के बारे में देख लेते हैं, रेगुलर न्यूज में होता है, कई बार हमने कवर भी किया है। तो ये क्या है, एक तरीके का एक्ट है 1958 का, जो भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को या किसी भी देश के किसी एक क्षेत्र को या समस्त क्षेत्र को जो है आपको डिस्टर्ब एरिया के रूप में जो है घोषित किया जा सकता है। क्यों? ताकि वहां पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। नॉर्मल सी चीज है। अभी अगर कंटेम्पररी टाइम में अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये जो है अप्सपा कहां लागू है, तो असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड और त्रिपुरा में लागू है। अप्सपा की जो सेक्शन 3 है आपका, उसमें कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को, राज्य के किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। राज्यपाल से
कंसेंट लेके राज्यपाल से चर्चा करके या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के प्रशासक के द्वारा जो है चर्चा करके जो है अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान को मूर्त रूप दिया जाएगा, है ना। कब? जब उसकी राय में वहां पर जो है खतरनाक स्थिति मौजूद हो, है ना, तब वहां पर जो है सशस्त्र बलों को तैनात किया जाएगा और उनको जो है स्पेशल पावर्स दी जाएंगी। अब ये जो है जो गवर्नमेंट का गैजेट होता है उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा किसी क्षेत्र को इस तरीके के डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि राज्य को इंटरनल डिस्टर्बेंस से क्या करना, प्रोटेक्ट करना और राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अप्सपा के तहत सेना को बहुत स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। तो इसमें यह दिया जाता है कि मान लीजिए कोई आपका अधिकारी है सेना का, तो सार्वजनिक व्यवस्था का उसको रखरखाव करना है अशांत क्षेत्र में, तो कानून कायम रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो किसी व्यक्ति को जो है वो यहां तक कि गोली भी मार सकता है, उसे जो है गिरफ्तार कर सकता है, उसके लिए किसी वारंट वगैरह की आवश्यकता उसको नहीं होती है। तो उसको एक तरीके से न्यायिक शक्तियां भी प्रदान कर दी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पर हथियार वगैरह डंप किया जा रहा है या वहां पर जो है विद्रोहियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ऐसे शिविर को नष्ट करने के लिए भी जो है वो प्राधिकृत होता है, जो भी वहां पर अधिकारी वगैरह होते हैं सेना के। इसके बाद कोई वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए, अगर उसने संज्ञेय अपराध किया है या फिर ऐसा करने का अगर संदेह रीजनेबल हो उस अधिकारी का, तो भी वो जो है इस तरीके के आयामों को अपना सकता है। इसी का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी परिसर में प्रवेश करना है, वहां पर किसी की गिरफ्तारी करना है ना, और उसे जब्ती करना है वहां पर, है ना, गोला बारूद या विस्फोटक पदार्थ, तो उसके लिए भी इनको प्राधिकृत किया गया है। किसी भी वाहन या जहाज को रोक सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं अगर उनको जरा सा उसके ऊपर संदेह भी हो तो, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अगर उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है तो उनको कम से कम टाइम पे जितना भी संभव हो तो निकटतम जो भी आपके प्रभारी अधिकारी है पुलिस स्टेशन में, उनके सामने पेश किया जाना आवश्यक है। और सेना के अधिकारियों को यहां पर लीगल इम्यूनिटी दी गई है, चाहे वो किसी भी तरीके का वहां पर एक्शन लेते हैं। यही यहां पर बोला जाता है कि इनको एक्स्ट्रा पावर देने से, मान लीजिए कि जहां पर भी अधिकार या प्राधिकार बहुत ज्यादा दे दिए जाते हैं तो वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है ना, ठीक है। तो यहां पर इसके आर्गुमेंट जो है फेवर में वो क्या है, तो सबसे पहला कि फोर्स को जो है एक तरीके का मोराल मतलब मनोबल बनाए रखने में ये आपका सक्षम बनाता है। उसके बाद जो है अप्सपा के अभाव में जैसे घुसपैठी है, जो विद्रोही है, तो उनका मनोबल बढ़ सकता है ना, इसलिए इसको लागू करना आवश्यक है। इसके बाद जो सैनिक है उनको ऐसी शक्तियां इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि सेना तभी ऐसे क्षेत्र में तैनात की जाती है जब वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा स्टेक पर होती है। इसके बाद जो पीस लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर है जो आपका, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ये लगाया जाना आवश्यक है। अब इसके अगेंस्ट में जो आपके आर्गुमेंट है, तो सबसे पहले ये कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। फिर जो इम्यूनिटी दी जाती है सुरक्षा बलों को, तो उसके द्वारा वो जो है आपके क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो क्रूरता से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए वो आपके प्रेरित होते हैं, उसके लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद देखा जाए कि जहां पर भी कट्टरपंथ बढ़ रहा है या आपका इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, वहां पर जो है विद्रोही वहां पे पनप रहे हैं या रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसके एक प्रमुख प्रभाव के रूप में अप्सपा को देखा जाता है ना। इसके बाद यहां पर यह भी देखा जाता है कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना कि इसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, न्याय के इतर जाके जो है हत्याओं की जो घटनाएं हैं उसके लिए भी इसको जिम्मेदार माना गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि भैया चाहे अशांत क्षेत्र हो, चाहे कोई भी आपका वहां पर प्राधिकारी हो, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वहां पर कर रहा है और उसके दौरान ज्यादतियां होती हैं, किसी तरीके की मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच किया जा सकेगा, उस जांच से वो बच नहीं सकेंगे, ठीक है। और इसके द्वारा यह भी बताया जाता है कि जैसे अशांत क्षेत्रों में स्थिति अभी भी इतनी गंभीर है इतने वर्षों के बाद भी, तो यह स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यह कानून की ये जो आपका एक्ट है उसकी खामियों को वो इंगित करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि ये जो कानून है इसको हर 6 महीने में रिव्यू किया जाना चाहिए कि इसका इंप्लीमेंटेशन जो है रियलिटी के ग्राउंड में कितना किया जा रहा है और ये आवश्यक है कि नहीं है। इसके बाद यहां पर कानून के द्वारा जो अधिकारियों को इम्यूनिटी दी गई है, लीगल इम्यूनिटी, तो उसमें पूरी छूट नहीं दी जानी चाहिए, उनकी जवाबदेहिता भी तय की जानी चाहिए। इसके बाद कार्यवाही जो भी की जाती है इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लिया जाना चाहिए। इसके बाद यहां पर जहां पर भी सशस्त्र बल तैनात है वहां पर ग्रीवांस रेड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको वहां पर इंश्योर किया जाना चाहिए। इसके बाद जो अप्सपा है उसका निरसन किया जाए ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को विलगाव की
स्थिति में पाते हैं, तो उस तरीके के भेदभाव से और जो वो अलगाववाद की भावनाएं हैं उनको जो है दूर किया जा सकेगा। इसके बाद सेना को मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों में जांच के लिए, है ना, उल्लंघन करने वाले अगर कोई आपके अधिकारी तो उनके खिलाफ जो है वहां पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए, और जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको त्वरित न्याय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके लिए एक पारदर्शी तंत्र की जो है बनाए जाने की क्या है आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को लेकर रखा गया यहां पर। तो अभी प्रधानमंत्री जो शेर बहादुर देउबा है, उन्होंने भारत की यात्रा की, सत्ता और व्यापार के संदर्भ को फिर से स्थापित करने, उसको सशक्त करने के लिए जो है इस आयाम का उपभोग जो है उसका मोबिलाइजेशन, उसका दोहन भारत द्वारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत ने आजादी के बाद से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अनुसरण किया। और हमेशा याद रखिए, चाणक्य ने भी ये बताया था, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, जो साप्तांग सिद्धांत आप बोलते हैं, कि जिसका पड़ोस सुरक्षित है वो सुरक्षित है, और जिसका पड़ोस असुरक्षित है वो हमेशा असुरक्षित ही रहेगा। तो नेपाल से जो चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए बहुत सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियों में से एक है। तो यहां पर भारत को रणनीतिक रूप से यहां पर योजना को यथार्थवादी संदर्भ में सशक्त करने की आवश्यकता है। तो यहां पर इश्यूज और चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले चाइना का फैक्टर है, क्योंकि यहां नेपाल का झुकाव चाइना की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा पॉइंट यहां पर बता रहे हैं कि चाइना ने हमेशा प्रपोज किया है, आप पहले भी देखे होंगे, कि जब भी भारत और चाइना मीटिंग कर रही है बायलैटरल, तो वहां पर 2+1 मैकेनिज्म को फॉलो करे। मतलब यह कि कोई भी एक कंट्री सार्क नेशन से हो, जैसे कि नेपाल, ठीक। तो चाइना के इस इंटेंशन को हमेशा क्या किया? काउंटर किया है इंडिया ने। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में जो चाइना है वो हमारे आसपास अपनी पैठ को बढ़ाना चाहता है, ठीक। और इसमें नेपाल जो है एग्री था इस तरीके के पर्टिकुलर मैकेनिज्म में, मतलब चाइना की ओर उसका झुकाव था कि भैया 2+1 को फॉलो करो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है नेपाल के, तो वो हमेशा भारत पर आरोप लगाते हैं एक बड़े भाई का, है ना, कि भैया ये कॉलोनियल जो है आपका, ये आपकी मानसिकता है कि आप नेपाल पे पूरा दबाव बनाए रखना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि हमारी संप्रभुता पर जो है हस्तक्षेप हो रहा है। इसके बाद BRI की बात करेंगे, जो चाइना की आपकी एग्रेसिव पॉलिसी का एक आयाम है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो नेपाल ने उसको भी ज्वाइन किया और उसके द्वारा चाइना को एक्सेस भी दिया नेपाल में। और आप देखेंगे कि इसी के थ्रू जो तिब्बत वाला एरिया है वहां पर कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, ताकि तिब्बत एरिया को और सुदृढ़ कर सके, जो इंडिया के पक्ष में क्या है? ऋणात्मक संदर्भ है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसके द्वारा सॉफ्ट पावर को वहां पर बढ़ाया है नेपाल में चाइना ने। वहां पर स्कूल वगैरह भी ओपन किए हैं और वहां पर मैंडरिन सिखा रहा है नेपाली जो आपके बच्चे हैं उनको। इसके बाद यहां पर नेपाल ने रिफ्यूज किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, जो बिम्स्टेक का आपका मिलिट्री एक्सरसाइज था। इसके विरोध में आप देखेंगे कि इसके साथ ही उसने चाइना के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था बाइलैटरल, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इंडिया नेपाल की, उसको भी जो है चेंज करने की बात किया है अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो पार्टी है नेपाल की। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया के संदर्भ में ऋणात्मक है, और इसके संदर्भ में भारत जो है एग्री नहीं हुआ। इसके बाद जो मधेशी इशू है, इसको हमेशा जो है टेंशन के रूप में देखा जाता है भारत और नेपाल संबंधों के बीच में, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिएगा, ये पावर गेम है एक तरीके से भारत के लिए। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि नेपाल गवर्नमेंट का वो डिसीजन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उन्होंने, जिसमें चेंज कर रहे थे वो, कि अपने मैप को, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था लिपुलेक को, काला पानी को, और जो आपका लिम्पिया धुरा आपका क्षेत्र है, जो कंट्रोल और नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। तो उसके द्वारा भी भारत और नेपाल के बीच संबंधों में कटुता आई थी। 2019 में आप देखेंगे तो नया मैप जब हमने बनाया, भारत ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जम्मू और कश्मीर को जो हमने 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया, तो इस प्रस्ताव का भी विरोध नेपाल ने किया, ठीक है, जबकि इससे कोई फर्क उसके एरिया में नहीं पड़ रहा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है चाइना की तरफ झुकाव को प्रदर्शित करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो सीधी बात है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नेपाल में करना चाहिए, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलपमेंट करना चाहिए नेपाल में। और नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें एक स्ट्रैटेजिक डोमेन जो है इनकलकेट करके, एम्बेडेड करके, अब उसमें यथार्थवादी परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि पड़ोस की बड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके। भारत को यह भी देखना चाहिए कि नेपाल में जो चीन का बढ़ता प्रभाव है, उसको देखते हुए अपनी आर्थिक संदर्भ को वहां पर सशक्त करने की आवश्यकता है। इसमें स्ट्रैटेजिकली जो है विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेपाल जो है भारत के लिए क्रिटिकल और क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ठीक है ना। विशेष रूप से जो आपके माओवादी क्षेत्र है ना, बोडो क्षेत्र जो है आपका, तो वो क्षेत्र जो है चीन और पाकिस्तान वहां से क्या करता है? नेपाल के माध्यम से वित्तीय और हथियार
जो वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, हथियारों को भी समर्थित करता है, ताकि भारत में जो है अशांति बनी रहे। ठीक है ना। तो यहां पर जो है भारत को सोचने की आवश्यकता है और यहां पर यथार्थवादी जो है रणनीतिक योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद भारत में जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, कई सारा हम काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जल विद्युत एकमात्र ऐसा स्रोत है जो भारत में चरम मांग के प्रबंधन को पूर्ति कर सकता है। मतलब जो हमारी चरम मांग है, जो हमारी पीक डिमांड है, उसको फुलफिल कर सकता है। इसलिए भारत को जो है अपनी इस पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे मतलब अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है ना। मतलब देखिए ऐसा समझिएगा, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारा निवेश हम कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए नेपाल से बिजली को हम खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के एनर्जी सिक्योरिटी का संदर्भ है रिन्यूएबल एनर्जी के एस्पेक्ट में। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे माल की बिक्री होती है, भुगतान होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है ना। इसके माध्यम से भी जो है दोनों देशों को जो है व्यवसायों के लिए कई सारे नए अवसर जो है प्रदान किए जा सकते हैं। इसके बाद द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता जो है, जो भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित किया गया है, तो इससे भी जो है हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को आकर्षित कर सकते हैं और नेपाली पक्ष को भी इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में डेटा यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर भारत के निर्यात के संदर्भ में डेटा दिया गया है। तो सीधी बात है, भारत में जो आपका चालू वित्त वर्ष है, इसमें जो हमारा निर्यात है ये 417.8 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। मतलब 418 बिलियन डॉलर से अधिक होने की इसकी संभावना है, जो भारत के निर्यात के संदर्भ में इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रोथ है पूरी एक्सपोर्ट की हिस्ट्री में। तो इसके की फैक्ट्स देखेंगे तो भारत का जो निर्यात लक्ष्य है ना, उससे अधिक हमने जो है यहां पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। 417.8 अरब डॉलर का निर्यात हासिल किया है। 21-22 में इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो पिछले 12 महीनों में जो मासिक निर्यात है वो 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है यहां पर। ठीक है, 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है और मार्च में आप देखेंगे तो 40 अरब अमेरिकी डॉलर को भी इसने पार कर दिया। तो निर्यात में जो सबसे ज्यादा किन कमोडिटीज में या किस एरिया में हमने जो है ग्रोथ देखी है, तो यहां पर देखेंगे आप तो नॉन पेट्रोलियम जो गुड्स है ना, उनमें ग्रोथ देखेंगे अप्रैल 2021 मार्च 2022 तक। ठीक है ना। तो इसमें 352.76 बिलियन डॉलर है। इंक्रीमेंट इसमें 32.62% है ना, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के संदर्भ में देख रहे हैं। तो ग्रोथ आप देखेंगे तो 32.62% है, इतना ही याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मेजर कम्युनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है ड्यूरिंग अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में, है ना। इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं अप्रैल मार्च 2020-21 से। तो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 152.1% है, कॉटन में 55.1% है, जेम्स एंड ज्वेलरी में 49.6% है। कुछ डेटा अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो और यहां पर जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में भी जो आपका एक्सपोर्ट देखा गया है, उसमें भी बहुत ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखी गई है। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है कि हमारे यहां एक तो इतनी सारी आबादी है, 1.35 अरब आबादी है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद भी भारतीय किसानों की इतनी क्षमता है कि वो बाकी हिस्सों में निर्यात करने के लिए सरप्लस का उत्पादन भी कर पा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, तो उसके कारण जो गेहूं के एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा आपका केंद्र बिंदु है वो वही एरिया है। तो जब वहां पर ब्लॉकेज हुआ, वहां पर क्राइसिस हुआ, तो उसका फायदा भारत को मिला। तो 2022-23 में जो गेहूं का निर्यात है वो 10 मिलियन टन से भी अधिक होने की संभावना है। इसके द्वारा होगा क्या कि जो भारतीय किसान है उनका जो एकीकरण होगा वैश्विक बाजार के साथ, तो वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, है ना, क्वालिटी के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे और उनकी उपज के लिए उनको उचित मूल्य भी मिलेगा, जिसके द्वारा उनकी आय भी बढ़ेगी, और जो कि सरकार का प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि आज भी आधी जनसंख्या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राइमरी सेक्टर से क्या है, संदर्भित है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब तक इतनी बड़ी जनसंख्या की आय नहीं बढ़ेगी तब तक देश का जो है समुचित विकास नहीं हो पाएगा। भारत में वास्तविक रूप से आप देखेंगे कि जो आपका अब जो हम स्लोगन देते थे लोकल टू ग्लोबल, वो आपका मूर्त रूप पा रहा है। इसके बाद जैसे कई सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो आपकी स्कीम है, तो इसके द्वारा जो एक अवेयरनेस भी आ रही है ना, लोगों के बीच में एक्सपोर्ट के संदर्भ में ग्रास रूट लेवल में। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राज्यसभा से रिलेटेड है, तो सीधी बात है कि अभी जो है फेयरवेल हुआ, 72 मेंबर्स जो है यहां से रिटायर हो रहे हैं। तो उसके द्वारा यहां पर अगर पॉलिटिकल एंगल देखेंगे तो राजनीतिक अंकगणित में बहुत सारा बदलाव आया है। अब जो है एनडीए वहां पर जो है बहुमत में आ जाएगी, आ गई है। तो इसके द्वारा हमको क्या देखना है कि राज्यसभा क्या है ना, कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स में, है ना, ये एक बार आप रिवाइज कर जाइए। तो इसके बारे में की फैक्ट्स क्या है, तो भारत में संसद के 3 पार्ट है। सबसे पहला प्रेसिडेंट, आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट प्लस
अपर हाउस जिसको राज्यसभा आप बोलते हैं, उसके बाद लोअर हाउस जो आपका लोकसभा है ना, इससे मिलकर बनेगी संसद। ठीक, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 हो गया, आपका 80 हो गया, ठीक है ना। उसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो आपकी राज्यों की परिषद भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था, जिसको 1954 से नाम दिया गया, हिंदी नाम राज्यों की सभा, राज्यसभा। अब ये आपका अपर हाउस है ना, इसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। और ये परमानेंट आपका क्या है, हाउस है, इसका विघटन या इसको भंग नहीं किया जाता है, क्योंकि हर इसका जो है 1951 को जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें यह बताया गया है कि इसका जो आपका टेन्योर है ऐसा माना जाता है 6 साल, लेकिन ये कभी भंग नहीं होती, ये सतत रूप से विद्यमान होती है। याद रखिएगा, परमानेंट हाउस है, इसलिए इसको परमानेंट बनाया गया है कि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई सरकार गिर गई, तो वहां पर पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकल एंगल में वहां पर वैक्यूम क्रिएट ना हो, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के निर्माताओं ने की है। अब यहां पर प्रतिनिधित्व किसका रहता है, तो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। इसकी संरचना की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसकी 250 है और फिक्स की गई, जिसमें 238 रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स और जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। यहां पर इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है और 12 जो बचे हुए सदस्य हैं उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है। किन आधारों पर, तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। अभी देखा जाए तो 245 मेंबर है राज्यसभा में, 229 जो 229 मेंबर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और 4 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। 12 मेंबर्स को नॉमिनेशन के द्वारा वहां पर रखा जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मनोनयन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चौथी जो आपकी अनुसूची है, 4th शेड्यूल जो संविधान में है, उसमें जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है राज्यसभा के संदर्भ में कि किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी जो है सीटें एलोकेट की गई है, उनका आवंटन कितना किया गया है। ठीक, इसके बाद जो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के राज्यसभा में, उनका निर्वाचन किया जाता है। जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, है ना, इसीलिए अप्रत्यक्ष बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग जाके वहां पर वोटिंग नहीं करते हैं। और सिस्टम कौन सा इलेक्शन का, तो सीधी बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है यहां पर, बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे। इसके बाद राज्यसभा में राज्यों को जो आपकी सीटें दी जाती, जनसंख्या के आधार पर दी जाती, इसीलिए हर राज्य के लिए जो सीटों की संख्या है जो वो अलग अलग होती है, वहां पर प्रतिनिधियों की संख्या। इसके बाद आप देखेंगे कि सभी जो यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पर एक स्पेशल इलेक्टोरल जो आपका इलेक्टोरल कलीग है, आपका कॉलेज जिसको आप बोलते हैं, वो बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल, और उनके द्वारा ही सदस्यों को वहां पर चुना जाता है, जो विशेष रूप से गठित की जाती। यहां पर भी जो है ये अप्रत्यक्ष जो है आयाम अपनाया जाता है। इसके बाद जो मनोनयन है, मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर जो है आपके राष्ट्रपति वहां पर क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं, और ये अपने क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने स्पेसिफिक एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं आपके। ठीक है, राज्यसभा की अवधि की बात करें तो पहली बार इसका गठन 1952 में हुआ था। इसका जो है विघटन नहीं होता, ये परमानेंट आपका सेशन है। इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पर नए सदस्य आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो कोई भी जो आपका मेंबर है राज्यसभा का, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद कितनी भी बार उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है और पुनर्नामांकन भी किया जा सकता है। और राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष का होगा। ये जो है आपका आरपीए का जो एक्ट है 1951, उसमें इस तरीके का प्रावधान किया गया। क्वालिफिकेशंस क्या होती है इसके लिए, तो सिटीजन होना चाहिए कोई भी व्यक्ति इंडिया का जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है। इसके बाद इसको जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए, जो भी आपका चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत या अधिकृत व्यक्ति होगा उसके सामने। उसके बाद यहां पर जो उम्र की बात की गई है एज की, तो 30 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। चेयरमैन की बात करें तो जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, आपके एक्स ऑफिशियो आपके चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। दरअसल उपराष्ट्रपति के पद का गठन ही इसीलिए किया गया है ताकि वो राज्यसभा के क्या हो सके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सके। ठीक है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट जब तक वो रहेंगे तब तक वो वहां पे राज्यसभा के जो है वो क्या रहेंगे, सभापति के रूप में भी कार्यरत रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह भी बताया गया कि उनको उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उनको उनके उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। ठीक है, इसके बाद जो साधारण विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, यहां पर राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर्स दी गई है। ठीक है ना, मनी बिल वगैरह के संदर्भ में नहीं दिया गया है। जैसे 108 में आप देखेंगे तो ज्वाइंट सेशन है, तो जब ज्वाइंट सेशन के संदर्भ में देखेंगे उसके बाद आप 110 में मनी बिल देखेंगे। ठीक है ना, तो आप मनी बिल देखेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे कि जो मनी बिल लाया जाएगा वो कहां लाया जाएगा, तो लोकसभा में लाया जाएगा, है ना। वहां पर राज्यसभा
के अधिकारों को क्या किया गया है, सीमित किया गया है, ठीक है ना। स्पेशल भी जो है आपके पावर्स राज्यसभा को दी गई है, जो आर्टिकल 249 देखते हैं आप और 312 देखते हैं आप लोग, है ना। बताइए कि जरा इनमें क्या है, कई बार मैंने आपको बताया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो काफी लंबे विराम के बाद जो आपकी रिटेल फ्यूल प्राइसेस है उनको जो है वो एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही है और देश के कई हिस्सों में जो है 100 रुपए पर लीटर का आंकड़ा भी जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो पार कर गया है पेट्रोल, है ना। तो ये जो है हमेशा ईंधन की कीमतों में फ्लक्चुएशन देखा जाता है और वो किसी भी अर्थव्यवस्था में कंसर्न का विषय रहा है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में ये आपका एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे के पूरे विकास को जो है अर्थव्यवस्था के विकास को संचालित करता है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में जो है आपका सहायक है। तो अगर इसमें किसी तरीके का फ्लक्चुएशन होता है तो सारी जगह इन्फ्लेशन देखा जाता है, क्योंकि परिवहन तो इसी के द्वारा होता है, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ा फर्क ये है, सबसे बड़ा कीवर्ड ये है जो हम रोज चर्चा करते हैं कि हमारी जरूरत जितनी भी है कच्चे तेल की, उसका लगभग 75 से 80% हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो जैसे ही वर्ल्ड में किसी तरीके का क्राइसिस आता है तो उसका सीधा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसी के लिए हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व वगैरह भी बना रखा है। इसके बाद यहाँ पर बढ़ोतरी के क्या कारण है, मेन रीजन क्या है, तो रोज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। सीधी बात, पहला कि इकोनॉमी जो रिकवर होती है तो डिमांड बढ़ रही है, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, शार्प इंक्रीमेंट उसमें देखा जा रहा है, इसलिए इसका जो है रेट बढ़ रहा है। दूसरा, यूक्रेन रशिया क्राइसिस। तीसरा, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो भी ज्यादा है और वैट भी जो है स्टेट्स के द्वारा लगाया जा रहा है वो भी ज्यादा है। इसके बाद रशिया जो है सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है कच्चे तेल के, ठीक है ना। तो रूसी तेल और गैस पर जो है प्रतिबंध के कारण मांग और आपूर्ति का जो साइकिल है उसमें जो है विसंगति आ गई है, इसलिए जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके बाद डीरेगुलेशन जो किया गया है पेट्रोल और डीजल को। तो फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी की बात करेंगे हम लोग, तो इसके देखिए ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है जो आपका फ्यूल का प्राइस है। स्पेशली इसमें देखा जाए कि क्रूड ऑयल डिमांड और सप्लाई के संदर्भ है, स्पेकुलेशन है, प्रोडक्शन और स्टोरेज कॉस्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे, ठीक है ना। इंडिया जो है फॉलो करता है डिफरेंट फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसीज को, है ना, उसने फॉलो किया है स्वतंत्रता के बाद से। और फिर उसके बाद प्राइसेस को कंप्लीटली डीरेगुलेट किया गया। ये कंप्लीटली जो डीरेगुलेशन किया गया पेट्रोल के प्राइसेस को, ये इफेक्ट में आया 2010 में, और डीजल को जो डीरेगुलेट किया गया, डीजल के जो आपके प्राइसेस को फुल्ली कंप्लीटली तो 2014 से। 2010 के पहले क्या यहां पर व्यवस्था थी, तो वहां पर कई सारे अटेम्प्ट किए गए, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा लिबरलाइज करने के लिए फ्यूल प्राइसेस को। इसमें कई सारी कमेटी भी बनाई गई, जैसे रंगराजन कमेटी थी 2006 के, पारिक कमेटी है 2010 की, नीलकेड़ी टास्क फोर्स बनाया गया 2011 में, केलकर कमेटी की रिपोर्ट जो आई 2012 में। तो इसके द्वारा रिवाइज किया गया फ्यूल प्राइसिंग के तरीके को। इंडिया फॉलो करता है एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म पेट्रोल और डीजल के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो जो है लिंक्ड नहीं है मार्केट से, नॉर्मल सी चीजें, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आपकी बेचती हैं पेट्रोल और डीजल को, कभी कभी ऐसे रेट में बेचती हैं डोमेस्टिक मार्केट में कि जितने रेट में वो आयात करते हैं उससे कम के प्राइस में, है ना। तो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि जो उनकी भरपाई होगी उनके लॉस की वो सब्सिडी के माध्यम से कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसको रेवेन्यू लॉस होगा, तो उसकी जो राजकोषीय घाटे हैं उसमें वृद्धि होगी, है ना। और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने कई बार जो है तेल बॉन्ड भी जारी किए हैं। अब 2010 के बाद का रेजिम देखा जाए तो उसके दौरान जो है मार्केट बेस्ड जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया 1998 से, और गवर्नमेंट जो है नियोजित तरीके से इसको ग्रेजुअली जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इंप्लीमेंट की, और इसके द्वारा ही इसको ही जाना जाता है सॉफ्ट लैंडिंग अप्रोच के नाम से। अब मार्केट जब डिटरमाइन करेगा प्राइस, ऐसा जब मैकेनिज्म होगा तो वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिवाय किसके कि वहां पर टैक्स जो है बढ़ा और घटा पाएगी हमारी सरकार किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि कच्चे तेल की जो अंतरराष्ट्रीय कीमत होती है और जो आपकी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत होती है उसमें भी भिन्नता देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि अभी तक तो पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा था, डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा था, 50 रुपए के आसपास था, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। कई जो है आपके स्टेट्स उतने में ही खरीद पा रहे थे, तो भी तो 70 80 90 था, तो वहां पर कई सारा टैक्स वगैरह लिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो उसका वो बोल रहे थे कि इसका यूज जो है हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए कर रहे हैं, और जैसे ही रेट बढ़ा तो फट से रेट बढ़ा दिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है पॉलिसीज को रिवाइज करने की, उसको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उनको डीरेगुलेट किया गया 2010 में कंप्लीटली, और डीजल के नवंबर 2014 में, ठीक है ना। अब ये जो प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल की, ये बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है और फिर तेल की जो आपकी मार्केटिंग कंपनियां, विपणन कंपनियां, उनके द्वारा तय की जाती है। लेकिन वास्तविक रूप में
जो अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो करों के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण सरकार करती है। अब जो डीरेगुलेशन के जो आपके प्राइसेस के जो आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट किया गया तो उसके क्या इफेक्ट आए, तो सीधी बात है कि जो फिस्कल बर्डन है आपका गवर्नमेंट का उसमें रिडक्शन देखा गया। इसके बाद यहां पर जो बहुत बड़ा हिस्सा, इसका कारण क्या है कि सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा जो है आय का वो गवर्नमेंट किसको दे देती थी, इन कंपनियों को जो आपकी कंपनियां हैं आपकी तेल विपणन की, तो वो बच गया है ना, जैसे ओएनजीसी है, गेल है, ऑयल इंडिया है ना, तो उनको भी वहां पर लाभ हुआ, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी का हिस्सा उनको चला जाता था, है ना, लेकिन वहां से सरकार के राजस्व में हानि भी होती थी, ठीक है। इसके बाद रिलायंस और एसआर जैसी जो कंपनियां, निजी कंपनियां, उन्होंने अपनी बिक्री और उत्पादन बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्हें विनियमन से पहले कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, ठीक है ना, उसके पहले केवल जो है राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को ही जो है काम करना पड़ता था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो प्राइवेट आपकी कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी इस एरिया में आए। इसके बाद आप देखेंगे इसके कारण क्या हुआ, डीरेगुलेशन से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एस्पेक्ट है वहां पर जो है आपका क्या हुआ, अनुकूल माहौल जो है इनेबल हुआ, है ना, तैयार हुआ, तो इससे निवेशक भी आकर्षित हुए और इससे जो है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में भी सुधार हुआ। इसके बाद यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उसको जब डायरेक्टली लिंक कर दिया जाएगा घरेलू बाजार से, तो उससे जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई उतार चढ़ाव होगा तो उससे घरेलू बाजार की कीमतें भी फ्लक्चुएट होंगी, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है कि जब आपका कंप्लीट डीरेगुलेशन हुआ तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है केवल एक कंपोनेंट से, जो कि आपका टैक्स रेट है। इसमें मेन कंपोनेंट देखेंगे आप तो कॉस्ट जो है आपकी क्रूड ऑयल की वो 55% होती है, इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट 6% होती है, टैक्सेस जैसे कि वैट है, कस्टम ड्यूटी वो 33% है, अदर कॉस्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, डीलर कमीशन ये 6% के लगभग होता है, ठीक है। अब ईंधन की लागत बढ़ेगी तो परिवहन की लागत बढ़ेगी, तो इसमें सामान्य मूल्य स्तर जो है आपका उसमें भी वृद्धि देखी जाती है, इन्फ्लेशन में वहां पर वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है कि मजदूर भी क्या कर सकता है कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी अगर जो आय उसको मिल रही है उससे उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, तो वो अपनी मजदूरी की मांग को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके का जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके जो मजदूर है वो भी अपनी मजदूरी को बढ़ा देंगे, तो उससे ओवरऑल लागत में वृद्धि हो सकती है और इससे जो है इसको नियंत्रित करना भी कठिन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है इसी को बोला जाता है कि क्रिएट कर सकता है वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है जिसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कीमतों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जनता में असंतोष व्याप्त हो सकता है। इससे खेती की लागत भी बढ़ सकती है, अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, परिवहन बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सारी चीजें जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इन्फ्लेटेड हो जाएंगी, तो इससे ग्रामीण परिवारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये नॉर्मल सी चीजें, पॉइंट डेली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब इससे आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को हम अपनाएं, है ना, और उससे जो कर से जीडीपी जो आपका रेशो है उसको भी बढ़ाना चाहिए अन्य स्रोतों से, है ना, जो आपके इन स्रोतों से शिफ्ट होकर अन्य स्रोतों के द्वारा। इसके बाद सरकार को स्वस्थ राजस्व सृजन और ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए जो है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, कई सारे जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए जाने चाहिए और इस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल शॉक लगता है तो उससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो ना एक सीमा से ज्यादा ना बढ़े, है ना, ये सब चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर नर्सिंग, जो आपका नर्सिंग पेट्टेई नागस्वरम है, तो इसको जीआई टैग मिला है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसको क्या बोला जाता है ना, ये म्यूजिक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किससे बनता है, तो आपका एक आपका पेड़ है जिसकी लकड़ी से ये बनता है, जो अपनी मजबूत विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है अचामरम। तो जो अन्य मशीनीकृत आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके विपरीत ये जो है आपका हस्त निर्मित है, हैंडमेड है, और ये एक प्रकार के आबनूस लकड़ी से बना होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। यंत्र का अगला भाग जो होता है वागई, वो लकड़ी का बना होता है। ये कहां पर जो है प्रयोग किया जाता है, ट्रेडिशनल जो आपके शास्त्रीय वाद्य यंत्र है पारंपरिक उनमें, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में, ठीक है। और ये उपकरण दुनिया के सबसे ऊंचे गैर पीतल ध्वनिक उपकरणों में से एक है, ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो ये डबल रीड पवन यंत्र है जिसमें एक बड़ी जगमगाती घंटी वगैरह भी होती है। अगर पार्शियली देखा जाए तो उत्तरी भारत में जो आपकी शहनाई होती है उसी के समान ये आपका एक क्या है, पवन यंत्र है, लेकिन ये दृढ़ लकड़ी के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है ना।
और ये थोड़ा सा लंबा भी होता है, ज्यादा लंबा होता है, 2.5 फीट लिखा हुआ है। दक्षिण भारतीय संस्कृति में इसको बहुत शुभ माना जाता है और कोई भी अगर आपका शुभ कृत्य होता है तो वहां पर इसको बजाया जाता है, जैसे हिंदू शादियां या मंदिरों में बजाया जाने वाला ये आपका प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है। जीआई टैग क्या होता है? तो ये आपका एब्रीवेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का। ये आपका फोर्स में आया, इफेक्ट में आया आपका 15 सितंबर 2003 से। दार्जिलिंग टी जो है वो भारत में ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। ये आपका एक तरीके का इंडिकेशन है जो डिफाइन करता है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को। इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। और ये गुड्स जो है आपके, ये आपको इनको एक तरीके से इनको संरक्षण दिया जाता है ना। जिस जगह ये आपके उत्पादित किए जा रहे हैं, विनिर्मित किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, तो इसको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, कि वहां जहां पर ये उग रहा है या पाया जा रहा है, जहां पर इसका विकास किया जा रहा है, वहां के लोगों को भी जो है बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी स्पेसिफिक रीजन में जो है प्रोड्यूस किया जाए या प्रिपेयर किया जाए। ठीक है ना, इसकी स्पेशल क्वालिटी या रेपुटेशन होती है। ठीक है, जीआई जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, जो कि प्रोवाइड करता है इसके रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो आयाम है और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जीआई गुड्स के रूप में इंडिया में। ज्योग्राफिकल जो आपकी इंडिकेशन रजिस्ट्री जो फॉर इंडिया जो है आपकी लोकेटेड है चेन्नई में, और जीआई टैग प्रोहिबिट करता है थर्ड पार्टी को ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक है, जीआई जो है कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, और इसमें जो है आपका जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसके जो है आपके मालिकाना हक को जो है प्राप्त करते हैं, है ना। और वहां पर ही डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंतर्गत कि किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो इनकी ओनरशिप जो है वो कलेक्टिवली जो है उस क्षेत्र के लोगों की है। ठीक है, तो वहां पर उनको पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह जैसे प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही ये भी आपका संदर्भ है जो किसी इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी को प्रदान किया जाता है, जो उसके स्वामित्व के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 और जो आपका आर्टिकल 10 है पेरिस कन्वेंशन का, उसके तहत भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्शन संरक्षण दिया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, जीआई टैक्स को कवर किया जाता है एक तत्व के रूप में वहां पर, जो कि एक तत्व आईपीआर के अंतर्गत माना जा सकता है। ठीक है, जीआई टैग को कवर किया जाता है अंडर आर्टिकल 22 से 24 के बीच में, जो आपका ट्रिप्स का संदर्भ है, आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आप हमेशा यहाँ पर विवाद भी देखते होंगे, है ना। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज ये कि जो आपका यहाँ पर लीगल प्रोडक्शन मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रोडक्ट्स को। किसको? जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिक एरिया में जो आपके प्रिपेयर या जो आपके प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद उनके अनऑथराइज्ड यूज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है जीआई टैग के द्वारा। इसके बाद कंज्यूमर जो है आपके उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण कैसे, कि उनको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होंगे और जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो उनके ऑथेंटिसिटी भी वहां पर एश्योर्ड होती है। इसके बाद इससे जो है आपका प्रमोट होती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और नेशनल और इंटरनेशनली जो आपके मार्केट में जो उनकी डिमांड है उसको भी वो इनहेंस करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नोवेल नैनो पार्टिकल्स, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। इसको आप एग्रीकल्चर का कोई आंसर लिख रहे हैं या साइंस टेक में हमारा जो है उल्लेखनीय जो हमने वहां पर कोई भी अभूतपूर्व जो है आपकी वहां पर कोई उपलब्धि प्राप्त की है, तो उसके बारे में भी आप इसको कोट कर सकते हैं एज अ एग्जांपल। तो जो आईआईटी कानपुर है ना, आईआईटी कानपुर जो है उसने इसको डेवलप किया है ना। आईआईटी कानपुर है आपका, याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर की टीम ने, वहां के रिसर्चर्स ने जो है इसको डेवलप किया है नोवेल नैनो पार्टिकल, है ना, जो कि आपका बेस्ड है बायोडीसीएम, जिसको बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करेगा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, किससे? फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से। तो भैया ये प्रोटेक्टिव आपके बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, ठीक, जो कि आपके सर्टेन माइक्रोबियल मेटाबॉलिटीज के रूप में जो है यूज किए जा सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट कई सारी डिसीज के अगेंस्ट में। ठीक है, ये नैनो बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में डेवलप किए गए हैं। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किए गए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल सिस्टम के द्वारा, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपका फॉर्म है एक तरीके का, और किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो फंगस जो आपका क्या है, फंगस जो आपका ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम स्ट्रेन टाइप 1 है, उससे जो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल सिस्टम को प्रोड्यूस किया गया है ना। उसके लिए जो है इसको विकसित किया गया। नॉर्मल सी चीज है, इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये इन्वेंशन जो है आपका माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज किया गया है यहाँ पर सिंथेसिस करने के लिए उसके। ये जो आपका बैक्टीरिया संथोमोनासिस यूरिजे पीवी है ना, पीवी जो है आपका बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए इफेक्टिव है ये आपके किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया सैंथोमोनास जो है आपका, और जी पीवी ओरेइस जो लिखा गया है बैक्टीरियल पाथ ओवर
विच कॉज अ सीरियस ब्लाइट ऑफ राइस। तो सीधे समझिएगा, जो जीवाणु आपका पाथोवर होता है वो चावल को गंभीर रूप से झुलसा देता है, तो उनसे बचाव के लिए आपका ये आपका प्रभावी है। ठीक है ना, सीधी बात है। उपयोगिता क्या है, तो सीधी बात है, कृषि फसलों में जो आपके रोगाणु रोधी जो आपके एजेंट होते हैं उनको ये रोकेगा, है ना, तो रोग वोग से उनकी रक्षा करेगा, तो प्रोडक्टिविटी में वहां पर इनहेंसमेंट होगा। उसके साथ ही ये आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो इको फ्रेंडली हो गया। तीसरी चीज, जो सॉइल में आपका कार्बन एनरिचमेंट का ये आपका एक सोर्स के रूप में काम करेगा। तो सॉइल को जो है वहां पर क्या करेगा, कार्बन के संदर्भ में वहां पर क्या करेगा, कार्बन एनरिच्ड बना देगा सॉइल को। तो सॉइल के प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी फीचर को भी ये इनहेंस करेगा। इसके बाद सिमिलर एडवांटेज है इसका लाइक केमिकल पेस्टिसाइड, लेकिन ये सेफ है और बायोडिग्रेडेबल है ना। इसके जो है किसी तरीके के मानव स्वास्थ्य में भी ऋणात्मक प्रभाव नहीं है। इसका महत्व क्या है, तो ये एक आपके प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देखें तो एक आपका जैविक विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ मेन जो खाद्यान्न फसल है पूरे साउथ एशिया की मानी जाती है, तो वो चावल मानी जाती है। तो चावल की फसलों में जो विभिन्न रोग होते हैं तो उससे उनका बचाव किया जा सकता है। इसके बाद ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, जिससे ग्रेट डिमांड हो सकती है ना। ये नेचुरल प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इससे निर्यात के संदर्भ में भी जो उत्पाद होंगे उनकी भी मांग बढ़ेगी, है ना, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका बायो फॉर्मुलेशन है जो एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि आपका पोटेंट है नेचुरल इनहिबिटर के रूप में, जो कि आपका सप्रेस कर सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, जो सॉइल बेस्ड आपके प्लांट पैथोजेंस होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को रोकेगा ये आपका। ठीक है ना, तो वहां पर सॉइल की भी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, और फंगल और जो आपके बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है उससे भी बचाव करेगा। तो सब जगह से ये आपका विन विन सिचुएशन है। इसके बाद फसलों की रक्षा कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांसमेंट करेंगे आपका, है ना। इसके द्वारा जो है ये क्या करेगा, ये इस तरीके से किसानों के लिए व्यवहार्य भी होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं, ये रिमेन एक्टिव होते हैं बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी, तो ये उस संदर्भ में भी इफेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो इससे जो है क्या होगा कि एक तो जो आपकी फसलों में डिसीज से सुरक्षा है वो हो पाएगी, जो कंज्यूमर की हेल्थ है उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और सॉइल में भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सॉइल में भी जो है आपका फर्टिलिटी में किसी तरीके का ऋणात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। इसके बाद ये अल्टरनेटिव है केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर सकता है पेस्टिसाइड्स को, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, और उनके जो आपके एडवर्स इंपैक्ट है उसको भी हम कम कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, पिछली जो तकनीक होती थी उससे उसके विपरीत देखा जाए तो इसमें जो परिणाम देने की जो समय है वो बहुत कम लगता है। इसमें ये जो सटीक परिणाम देता है वो 90 सेकंड के अंतर्गत दे देता है, 90 सेकंड में दे देता है, जबकि पहले के जो आपकी तकनीक थी उसमें मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट प्राप्त होती थी उसमें कई दिन लग जाते थे। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, टाइम भी कम कर देगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देगा, रोगों से भी सुरक्षा दे देगा ये आपका। ठीक है ना, तो इन सब संदर्भों को देख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और जो आज का पहला एमसीक्यू है इसमें अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो यूएन की जो आपकी जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया एक रिजोल्यूशन कि स्टैब्लिश किया जाएगा एन एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 12 मई, है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि ये जो डे है वो की लीगेसी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, है ना, मार्क्ड इन 2020-2021। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है एमसीक्यू वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारा, इसमें भारत की जो आपकी इंडिया का जो 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके बारे में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो पहला ये कि इसको अनाउंस किया गया था कोप 26 जो आपकी समिट हुई थी ग्लासगो में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 2070 तक भारत जो है अचीव करेगा टारगेट नेट जीरो एमिशन का, ये भी ठीक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि 2030 तक भारत जो है इंक्रीज करेगा अपना क्या, जो अपनी गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता है उसको हम इंक्रीमेंट करके उसमें उसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपका। लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका कि 2030 तक भारत जो है इंश्योर करेगा जो उसकी टोटल एनर्जी का सोर्स है 50% उसको शिफ्ट कर देगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। तो बिल्कुल ठीक है चारों स्टेटमेंट, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो एशियाटिक आपके लॉयंस होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा गलत है। तो पहला ये कि ये मेंबर है आपका पैंथेरा लियो सब स्पीसीज का, जो रिस्ट्रिक्टेड है आपका भारत तक। पहला स्टेटमेंट आपका सही है जबकि गलत पूछा जा रहा है। दूसरा ये कि स्लाइटली स्मॉलर होता है ये अफ्रीकन लायन से, ये भी ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तीसरा ये कि एट प्रेजेंट ये आपके गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाए जाते हैं, है ना, ठीक है।
वही जो है इनका एकमात्र जो है निवास स्थान बचा है भारत में। इसके बाद ये लिस्टेड है आपकी IUCN रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में। तो चारों स्टेटमेंट सही है और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट MCQ है हमारा आज का, उसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो आयुष ग्रिड परियोजना है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करें। तो पहला ये कि इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसका उद्देश्य है कि जो भी आपके अस्पताल और प्रयोगशालाएं हैं उनमें जो आयुष सुविधाएं हैं, आयुष के अंतर्गत जो आपकी प्रणाली है उसको शामिल करना, और जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक प्रणालियां थी उनको बढ़ावा देना, क्योंकि एलोपैथ का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें भी इंटीग्रेट किया जाएगा आयुष ग्रिड को, है ना। तो आयुष ग्रिड के साथ उसको भी एकीकृत किया जा रहा है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही है और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।